पहचान और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी से लेसन नंबर 5 के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। लेसन नंबर 5 है आपके पास में पादप जल संबंध। पादप जल संबंध इसमें हमने पढ़ लिया था विसरण के बारे में, पारगम्यता के बारे में, और आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए। अगला टॉपिक है अपने पास परासरण, या इंग्लिश में लिख लेंगे इसको ऑस्मोसिस। ठीक है, परासरण या ऑस्मोसिस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, परिभाषा भी पूछी जा सकती है 1 नंबर की, 2 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पूरा कंप्लीट। परासरण क्या है, इसे थ्रीसेल कीप के द्वारा समझाइए या फिर इसके महत्व लिखिए। इस तरह से एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और छोटे क्वेश्चन भी यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं परासरण जो है, इसकी परिभाषा सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपने लिए महत्वपूर्ण है, याद करनी है। मैं आपको लिखवा देता हूं परिभाषा कि इसमें एक वर्ड आएगा, आपको ध्यान में रखना है, अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। कल हमने झिल्लियों के बारे में पढ़ा था, 4 प्रकार की झिल्लियां थी, पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या फिर अपारगम्य। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है, इसके द्वारा केवल विलायक के, विलायक जैसे विलायक यहाँ पर लिख देता हूं मैं जल, विलायक क्या है यहाँ पर, जल है ना। तो विलायक के अणुओं का विसरण परासरण, विसरण जो है परासरण कहलाता है। विसरण परासरण कहलाता है। एक परिभाषा आपके ये हो जाएगी, क्योंकि ये जो परासरण है एक प्रकार का विसरण ही है, ध्यान रखना है ना। केवल आपको इस वर्ड को ध्यान में रखना, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा केवल विलायक की बात करेंगे यहाँ पर। विलायक यानी कि जल के अणुओं का जो है विसरण होना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। एक परिभाषा आपके ये है। दूसरी परिभाषा में यहाँ पे लिख देता हूं वापस, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा केवल विलायक यानी कि जल के अणुओं का, जल के अणुओं का अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, या फिर हम लिख सकते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, कम सांद्रता की ओर गमन परासरण कहलाता है। ये दोनों परिभाषाएं हैं, आप कोई एक परिभाषा याद कर लीजिए, है ना। ये वाली याद करें या फिर ये वाली याद करें, कोई एक परिभाषा याद कर ले। सिंपल सी बात है। देखो, हमने इससे पहले पढ़ा था विसरण। विसरण इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, विसरण पढ़ा था। विसरण में हमने क्या लिखा था, कोई भी पदार्थ है वो अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कोई भी पदार्थ है उसके जो अणु है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो विसरण वर्ड यूज कर लिया और यहाँ पर मैंने पूरी परिभाषा लिख दी विसरण की, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, ये विसरण की परिभाषा हो गई। तो परासरण एक प्रकार का विसरण ही है, ध्यान रखना, विसरण के जैसा ही। लेकिन इसमें बात करते हैं केवल विलायक के बारे में, है ना, किसी अन्य पदार्थों की बात नहीं कर रहे, केवल विलायक के अणुओं की बात करते हैं। और एक वर्ड आता है अर्धपारगम्य झिल्ली। ये 2 वर्ड आपको इसमें लिखने जरूरी है, अन्यथा आपकी परिभाषा जो है वो गलत हो जाएगी। यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं, देखो, अर्धपारगम्य झिल्ली और केवल विलायक के जो अणु है
उनका अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गमन होता है। इसको हम कहेंगे परासरण। एक ट्रिक देता हूं मैं आपको याद करने के लिए। देखो परासरण क्या लिखा हुआ है, परासरण लिखा हुआ है, ठीक है। परासरण में आप पहला वर्ड क्या देख रहे हैं, प को यानी कि याद रखना, प से पानी अर्थात जल के अणुओं का, किसका, जल के अणुओं का। बस एक वर्ड याद करना आपको, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा यदि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, परासरण कहेंगे। परिभाषा आपको याद हो गई होगी मेरे हिसाब से, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है आपके थिसेल कीप प्रयोग या थिसिल कीप प्रयोग भी लिखा हुआ मिलेगा तुम्हारी बुक में। परासरण को समझने के लिए हम थिसेल कीप प्रयोग का सहारा लेते हैं। इस कीप के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि परासरण होता है या नहीं होता, और होता तो किस तरह से होता है। आइए मैं आपको इसको समझा देता हूँ जल्दी से। जैसे हम बात करें, एक इसमें क्या लेंगे, हम बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, एक बीकर लेते हैं, ठीक है। कांच का पात्र होता है जिसमें हम पानी भरेंगे, और इस बीकर में हम क्या करेंगे, एक थिसेल कीप जो है उसको इस तरह से उल्टा लटका देते हैं। थिसेल कीप को क्या करेंगे, उल्टा लटका दिया जाता है इस तरह से। तो हमारे पास ये क्या हो गया, थिसेल कीप हो गया। थिसेल कीप को हम क्या करते हैं, उल्टा लटका देते हैं। अब जो है ये थिसेल कीप, इसको एक स्टैंड के माध्यम से बांध देते हैं। ऐसे तो भाई हवा में तो शायद ही लटका सकते हैं हम, हवा में तो नहीं लटका पाएंगे ना, तो इसको क्या करेंगे, एक स्टैंड के माध्यम से बांध देते। तो मैं यहाँ पर एक स्टैंड बना देता हूँ जिसके माध्यम से हम थिसेल कीप जो है उसको यहाँ पर एक ही जगह पर स्थिर रख सकें। ये अपने पास हो जाएगा स्टैंड। ये आप नामांकन करें या ना करें, बीकर स्टैंड इतना मायने नहीं रखता, मेन जो है वो लिखने। इसको हम यहाँ से बांध देते हैं। किस तरह से बांधेंगे, इस तरह से इसको बांध दिया जाता है, ठीक है। बीकर लिया, एक थिसेल कीप ली, और एक स्टैंड के माध्यम से इसको बांध दिया जाता है। ये उपकरण इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बीकर में यहाँ तक पानी भर देते हैं। क्या भरेंगे भाई, इसमें जल भर दिया जाता है। कुल मात्रा में जल भर देंगे। तो आपने इस बीकर में क्या भर दिया, जल भर दिया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। और अब जो ये थिसेल कीप है, इसको यहाँ से एक चर्म पत्र के माध्यम से बांध देते हैं। किसके माध्यम से बांध देते हैं भाई, चर्म पत्र, यानी कि चमड़े का जो एक पत्र है, चर्म पत्र के द्वारा बांध देते हैं। आपको ध्यान में रखना है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चर्म पत्र के द्वारा बांध देते हैं, या फिर पार्चमेंट पेपर के द्वारा बांध दिया जाता है, ठीक है। चर्म पत्र या पार्चमेंट पेपर बोलते हैं इसको, इसके द्वारा बांध दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो थिसेल कीप है इसमें शर्करा का घोल भर देते हैं। क्या भर देते हैं, मैं माना कि जैसे यहाँ तक इसमें शर्करा का घोल भर देते हैं, और यहाँ एक निशान लगा देते हैं जहाँ तक हम शर्करा का घोल भर रहे हैं। ये कंडीशन बना देते हैं हम। क्या भर दिया इसमें, शर्करा का घोल या शर्करा, ठीक है, शर्करा का घोल भर देते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं, जो निशान लगाया है इस पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रयोग के प्रारंभ में शर्करा घोल का स्तर, जब प्रयोग हमने प्रारंभ किया है उस समय शर्करा का जो घोल है वो यहाँ तक है, चिन्ह बना देते हैं। प्रयोग के प्रारंभ में जो शर्करा घोल है उसका स्तर कहाँ तक है, इसको हम बता देते हैं। आपके समझ में आ गया। ये क्या है, आपके पास एक थिसेल कीप ली, शर्करा का घोल भरा उसमें, और ये जो नीचे का मुंह खुला था इसका थिसेल कीप का, इसको चर्म पत्र के द्वारा बांध दिया जाता। अब देखो यहाँ पर ये चर्म पत्र जो है एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कार्य करता है। झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली के जैसे
काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे काम करेगा? अर्धपारगम्य झिल्ली के जैसे काम करता है। मैं आपको फिर पूरा प्रयोग डायग्राम पूरा बना के फिर समझाता हूँ कंप्लीट प्रयोग को। इधर भी जब हम प्रयोग करके इस तरह के रख देते हैं उपकरण को, कुछ समय बाद में हम पाते हैं वो कंडीशन वापस आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये स्टैंड हो गया। मैं डायग्राम को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मैंने समझा दिया आपको क्या क्या बनाना है। एक बीकर रखेंगे यहाँ पर जो इस तरफ रखा हुआ है, और इस बीकर में क्या करेंगे, थिसेल कीप जो है इसको इस तरह से उल्टा लटकाया हुआ है, थिसेल कीप को उल्टा लटका देते हैं, और इस थिसेल कीप के मुंह पर क्या बांधा हुआ है, चर्म पत्र बांधा हुआ है, और इस स्टैंड को हम यहाँ पर वापस बांधा हुआ बता देते हैं, स्टैंड के साथ में थिसेल कीप को बांध देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके वापस इस जैसा प्रयोग कंप्लीट। अब देखो इसमें क्या भर दिया हमने, पानी भरा हुआ है। कुछ समय बाद में हम पाते हैं, और इसमें क्या भरा हुआ है, शर्करा का घोल भरा हुआ है। ध्यान में रखना है दोनों डायग्राम कि यहाँ पर प्रयोग में यहाँ तक था, तो अब शर्करा के घोल को थोड़ा ऊपर बताना है यहाँ पर। ठीक है, कि शर्करा का घोल जो है वो ऊपर तक चला जाता है। ये हो गया आपके शर्करा का घोल। वापस मैं इसी को डायग्राम के द्वारा बता देता हूँ। ये शर्करा का घोल हो गया, ये आपके थिसेल कीप हो गई, और यहाँ पे लिख लेंगे हम प्रयोग के अंत में, प्रयोग के अंत में शर्करा घोल का स्तर, प्रयोग के अंत में शर्करा घोल जो है उसका स्तर क्या होगा वो लिखेंगे ना। इसके बाद में ये आपके हो जाएगा जल, और इसमें शर्करा का घोल भरा हुआ। ये क्या है आपके पास, पार्चमेंट पेपर है, और इसको हम बता सकते हैं कि ये जल है। ठीक है, अब हम देखो मैं इस पूरे प्रयोग को वापस समझा देता हूँ। यहाँ नीचे क्या लिखेंगे अपन, थिसेल कीप प्रयोग द्वारा, थिसेल कीप प्रयोग द्वारा परासरण का प्रदर्शन, ठीक है, थिसेल कीप प्रयोग के द्वारा परासरण का प्रदर्शन। अब देखो मैं पूरा वापस समझा देता हूँ आपको। एक थिसेल कीप लिया, एक बीकर लिया, थिसेल कीप में हमने शर्करा का घोल भर दिया, और बीकर में हमने जल भर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करा, जो थिसेल कीप है इसके मुंह पर हमने क्या बांध दिया, चर्म पत्र बांध दिया, पार्चमेंट पेपर बांध दिया। और ये पार्चमेंट पेपर किस तरह से काम करता है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली के जैसे कार्य करता है। अंदर शर्करा का घोल है और बाहर क्या है, जल है। तो हमने क्या कहा था, इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अभिगमन परासरण कहलाता। तो जल के अणु जो है यहाँ से निकल करके पार्चमेंट पेपर से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, थिसेल कीप में चले जाते हैं। वापस रेड पेन के जरिए मैं बता देता हूँ, जल के अणु बाहर से बीकर से कहाँ चले जाते हैं, थिसेल कीप में चले जाते हैं। अब ये जिस अधिक सांद्रता बाहर जल की, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे, यानी कि थिसेल कीप में जाएंगे। तो देखो शुरुआत में जब हमने प्रयोग की शुरुआत की थी उस समय शर्करा घोल का स्तर यहाँ पर था। अब पानी इसके अंदर आ रहा है तो क्या होगा, शर्करा घोल का जो स्तर है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अंत में जब प्रयोग के अंत में देखते हैं तो शर्करा घोल का स्तर हमें यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्रारंभ में शर्करा घोल का स्तर है और ये प्रयोग के अंत में शर्करा घोल का स्तर है। तो यहाँ पर शर्करा घोल का स्तर बढ़ गया। तो इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि जो जल है या फिर विलायक जो है उसका अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है। किसके माध्यम से, चर्म पत्र। चर्म पत्र यहाँ पर किसकी तरह कार्य करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो यहाँ पर परिभाषा जो हमने दी थी वो साबित हो रही है। देखो कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक यानी जल के अणु का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ये आपके थिसेल की प्रयोग था, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम ले रहे हैं परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। बात करें परासरण के प्रकार की तो कितने प्रकार का होता है परासरण, दो प्रकार का होता है। पहले विद्यार्थियों ध्यान रखना है, दो प्रकार का होता है। कौन सा, नंबर 1 को देखते हैं अपन, अंत्य परासरण।
पहला है आपके पास अंत्यपरासरण या एंडोओस्मोसिस, एंडोओस्मोसिस बोलते हैं। दूसरा है आपके यहाँ पर, बाद में लिख दूंगा मैं यहाँ पर, अंत्यपरासरण, और दूसरा है बहिःपरासरण या एक्सोओस्मोसिस। ठीक है, दो, अंत्यपरासरण और बहिःपरासरण, ये दोनों आपको ध्यान में रखने। पहले हम देख लेते हैं अंत्यपरासरण क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं समझा दूंगा, फिर किसी कोशिका को अल्पपरासरी विलयन, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना, बस ये वर्ड आप लिख देते तो आपका ये जो है परिभाषा सही बन जाएगी, है ना। अंत्यपरासरण की जो परिभाषा वो बिल्कुल सही लिखी जाएगी। अल्पपरासरी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं, इसे कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं, इसे अंत्यपरासरण कहते हैं। ठीक है, बस ये सिंपल सी परिभाषा है। किसी कोशिका को किस विलयन में रखेंगे हम, अल्पपरासरी विलयन में रखते हैं, तो जल के अणु जो है वो कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं, कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अंत्यपरासरण। उदाहरण आपने देखा होगा, जैसे किशमिश है, उसको हम क्या करेंगे, जल में रख देंगे तो वो फूल जाती है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, अंत्यपरासरण का ही उदाहरण है, ध्यान में रखना। यहाँ एक वर्ड आया अल्पपरासरी विलयन, क्या है ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या होता है मैं लिख देता हूँ। अल्पपरासरी विलयन ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो, ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो, उसको हम क्या कहते हैं, अल्पपरासरी विलयन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी कोशिका उसको अल्पपरासरी विलयन में रखते हैं, तो जल के अणु जो है वो अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, क्योंकि कोशिका रस की सांद्रता अंदर ज्यादा है और जल के अणुओं की सांद्रता बाहर ज्यादा है। तो जल के अणुओं की सांद्रता बाहर की ओर ज्यादा होने के कारण ये जल के अणु जो है कोशिका रस में प्रवेश करने लगते हैं और कोशिका जो है फूल जाती है। किशमिश का फूलना इसी का उदाहरण है। ये आपको हो गया अंत्यपरासरण। अब दूसरा जो है वो आपको मैं समझा देता हूँ। दूसरा है बहिःपरासरण, अर्थात इसको हम लिखेंगे एक्सोओस्मोसिस। ठीक है, बहिःपरासरण, बस आपको अंत्यपरासरण याद है तो बहिःपरासरण आपको याद है, केवल यहाँ पर वर्ड चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होने वाला। जैसे किसी कोशिका को, यहाँ पे क्या लिखा हमने, अल्पपरासरी लिखा, वहां लिखेंगे अतिपरासरी। क्या लिखेंगे, किसी कोशिका को अतिपरासरी विलयन, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अतिपरासरी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु, यहाँ से विपरीत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं, यहाँ से जल के अणु कोशिका से बाहर निकलेंगे। जल के अणु कोशिका से बाहर निकलने लगते हैं। कोशिका का अणु जो है यहाँ तो अंदर प्रवेश करने लगते हैं और यहाँ पर बाहर, अंदर और बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को या फिर इसे बहिःपरासरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे भाई, बहिःपरासरण कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया फिर अतिपरासरी विलयन, क्या होता है मैं परिभाषा लिख देता हूँ। अतिपरासरी
विलयन, यदि अतिपराशरी विलयन की बात करें क्या होता है, तो सेम वही कंडीशन, केवल सांद्रता यहाँ पर क्या है, कम है और यहाँ पर अधिक हो जाएगी। इस वर्ड का ध्यान में रखना, ठीक है। इस वर्ड को ध्यान में रखेंगे कैसे, देखो, ऐसा गोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक हो, ठीक है, अधिक हो, सांद्रता अधिक होगी तो जल के अणु क्या होंगे, बाहर की तरफ कम होंगे, ठीक है, और अंदर की तरफ ज्यादा होंगे, तो जल के अणु अंदर से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे किशमिश का वापस सिकुड़ना, क्या हो जाएगा, अतिपराशरी विलयन में रखेंगे तब वो सिकुड़ जाता है, तो ये बहिःप्राशन का उदाहरण होता है। आपके पास दो हो गए प्राशन के प्रकार, अंत्यप्राशन और बहिःप्राशन, पूरा लैंग्वेज में है, मैंने आपको लिख के दोनों की परिभाषाएं समझा दी है। अल्पप्राशरी विलयन क्या होता है वो बता दिया है, अतिपराशरी विलयन क्या होता है वो मैंने बता दिया। बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, अल्पप्राशरी और अतिपराशरी विलयन में, दोनों की परिभाषाएं मैंने लिख दी है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपके प्राशरण के महत्व, मैंने पहले ही लिख दिए हैं ताकि ये वीडियो अपना ज़्यादा लंबा नहीं बने, आप काफ़ी लंबा बन गया है। प्राशरण के महत्व जो है मैंने 5 महत्व लिखे हैं, बहुत ही इजी और सरल तरीके से आपको याद हो, इस तरह से मैंने कन्वर्ट करके इनको लिखा है। सबसे पहले आपके मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, जो मिट्टी में जल होता है उसको जड़ के ऊपर जो मूल रोम पाए जाते हैं, जैसे ये जड़ है और इस जड़ पर कुछ है ना रोम के जैसी संरचनाएं पाई जाती है, इनको मूल रोम कहते हैं। तो इन मूल रोम के द्वारा जो अवशोषण होता है वो किसके माध्यम से होता है भाई, पराशरण के माध्यम से ही होता है। ये मूल रोम जल का अवशोषण करते हैं तो किसके जरिए करते हैं, पराशरण के द्वारा करते हैं। दूसरा है आपके पास यहाँ पर जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विसरण, पादपों में जो जल है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है तो वो भी किसके माध्यम से जाएगा, पराशरण के माध्यम से या पराशरण के द्वारा ही संभव है। तीसरा है आपके पास इसका महत्व, कोशिका की स्फीति अवस्था यानी टर्बिडिटी जो है पराशरण पर निर्भर करती है। स्फीति अवस्था यानी उसकी फैलने की अवस्था, अब पराशरण नहीं होगा तो वो फैलती जाएगी और फूट जाएगी ना, तो इसकी टर्बिडिटी जो है, स्फीति अवस्था जो है वो किस पर निर्भर करती है, पराशरण पर निर्भर करती है। ये भी एक महत्व है, इसका ध्यान में रखना। नेक्स्ट है जल का पौधों के विभिन्न अंगों में वितरण। अब देखो भाई, आप जल जो है वो भूमि में होता है, मिट्टी में होता है, यहाँ से लेकर के पत्तियों तक पहुंच जाता है। इसके लिए हमने कोई मोटर तो नहीं लगा रखी है, तो इसमें मोटर लगी हुई है, वो कौन सी है, पराशरण के जरिए जो है जल जड़ों से होते हुए पत्तियों तक इतनी ऊंचाई तक चला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, विभिन्न अंगों तक वितरण जो कर रहा है वो भी कौन कर रहा है, पराशरण ही कर रहा है, पराशरण के माध्यम से ये पहुंचता है। दूसरा है आपके पास नंबर 5 पे है हिमीकरण और शुष्कन से बचाना। पराशरण जो है पादपों को हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग, अब आप देखते हैं कि कितनी भी ठंड हो, चाहे माइनस में चला जाए तापमान, फिर भी जो है जल जो है उसके अंदर जमता नहीं है, बर्फ नहीं बनेगा, पादपों के अंदर जो जल होगा वो, तो इसको हम कहेंगे हिमीकरण, है ना, तो हिमीकरण से बचाता है। दूसरा शुष्कन, कितनी भी गर्मी हो पानी जो है उसमें उपस्थित रहेगा, मौजूद रहेगा, तो ये शुष्कन से भी बचाता है। ये काम कौन करेगा, पराशरण करता है, या पराशरण के माध्यम से ही संभव हो पाता है। यदि पराशरण नहीं होगा तो इतने सारे काम नहीं हो पाएंगे। मैंने आपको बता दिया पराशरण क्या होता है, थिसेल की प्रयोग के द्वारा पराशरण को हमने समझ लिया। उसके बाद पराशरण के जो प्रकार है वो हमने देख लिए, 2 प्रकार का होता है, अंत्यपराशरण और बहिःपराशरण। उसके बाद हमने देख लिए पराशरण के महत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पूरा पूछ लिया जाता है, इसमें से छोटे छोटे पार्ट करके पूछ लिए जाते हैं, आपको पूरा आपको ध्यान में रखना। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए, या फिर मेरे नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए मेरे साथ।